नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी में। तो आइए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11 की बुक, जिसमें आज का अपना टॉपिक होगा भारत का जल प्रवाह तंत्र। ठीक है, भारत का जल प्रवाह तंत्र पढ़ने के लिए आपके पास अगर रीट या आरएस की एग्जाम सामने है तो यह वाला टॉपिक आपके लिए काफ़ी है। कहाँ से? इस बुक में से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आप ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को और भी हम डीपली पढ़ेंगे बाहर से। ठीक है, आज का जो टॉपिक इस बुक से कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अलावा जो भी एग्जाम्स हैं रीट आरएस तक की, उसमें यहाँ से काफ़ी है, मतलब पर्याप्त है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, भारत का जल प्रवाह तंत्र। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अगर बात करें तो विकास जो है इनका वो नदी घाटियों में ही हुआ है। हम सब जानते हैं कि जो सभ्यताएं हम पढ़ते हैं उन प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति को जब हम ध्यान से देखते हैं, उनका उत्पत्ति क्षेत्र देखते हैं तो वो नदी घाटियों के किनारे ही मिलता है। मानसूनी जलवायु के परिप्रेक्ष्य में भी नदियों का भारत के लिए विशेष महत्व है। यहाँ के जो अधिकांश ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के, ठीक है, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के जो नगर हैं वो सब के सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आज के जो प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं, आज के समय हम सब जानते हैं कि उद्योगपति अगर उद्योग लगाता है, व्यापार करता है, तो वो भी नदियों के किनारे अपना उद्योग लगाना ज़्यादा जरूरी समझेगा। क्यों? उसको जो भी आवश्यकताएं होती है, जो शक्ति संसाधन चाहिए होते हैं, उनमें से अधिकतर की उसको यहाँ मतलब उपलब्धता हो जाती है। इस कारण भी नदियों का इम्पोर्टेंस है। आगे देखिए, जल विद्युत, सिंचाई, आंतरिक जल परिवहन, औद्योगिक उपयोग आदि की सुविधाओं के लिए भी भारत के आर्थिक विकास में नदियों ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है। ठीक है, तो भारतीय जल प्रवाह के अध्ययन में ये आवश्यकता है नदियों की भारतीय विकास के लिए। और भारतीय जल प्रवाह का अगर हम अध्ययन करने चलें तो उस अध्ययन से पहले जो बुक राइटर है उसने डाला है ये कि इससे संबंधित कुछ ऐसे आपको चीज़ें हैं, जो संकल्पनाएं हैं, जिनको भी संक्षिप्त में जानिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्ग परिवर्तन। क्या कोई नदी मार्ग परिवर्तन करती है? और करती है तो किस प्रकार करती है? देखिए, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि भारत की बहुत सारी नदियों के मार्ग में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। भूगर्भ शास्त्री ये कह रहे हैं कि भारत की जो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, उन्होंने टाइम टाइम पर परिवर्तन किए हैं, अपने मार्ग को परिवर्तित किया है। आप एक बार जनरल सी बात लीजिए, अपने स्तर पर ही बात लीजिए कि अगर आपने बचपन में गांव में छोटे छोटे जो नदी नाले होते हैं वो देखे होंगे अच्छे से, आज अगर अपन 20 साल बाद में उनको देख रहे हैं, क्या वो ही बहाव क्षेत्र है उसका? सेम एग्जैक्ट वहीं बह रही है वो नदी या छोटा सा जो नाला जो पहले आज से 20 साल पहले बह रहा था? या फिर आप अपने घर पे किसी भी बुजुर्ग दादी दादा से बात कर सकते हैं अपनों से कि अमुक जो नदी है आपके सामने बह रही है, नाला जो आपके सामने बह रहा है, उसके बारे में आप जरूर पूछिएगा कि पहले जब आप छोटे थे तब ये वाली नदी कहाँ से होकर गुजर रही थी। छोटे से छोटा अगर कोई नदी नाला है वो भी वो अपनी जो बहाव क्षेत्र है वो समय समय पर चेंज कर रहा है। ये तो कुछ वर्षों की बात कर रहे हैं अपन अपने लेवल पर छोटी सी, बाकी लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो नदियां बह रही थी, आज भी वो नदियां बह रही है। लेकिन भूगर्भ शास्त्री ये कह रहे हैं कि ये नदियां जो बह रही है, इन्होंने समय समय पर अपना मार्ग परिवर्तित किया है। ठीक है, मार्ग परिवर्तन का मतलब यह है एक नदी को लेकर।
अगर बात करें, यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ बताया गया है कि सबसे रोचक जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है सिंधु और ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र में। ठीक है, सिंधु ब्रह्मपुत्र जो प्रवाह तंत्र है नहीं था पहले, उसमें सबसे ज्यादा उस प्रवाह तंत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। यह नदी तंत्र कौन सा? सिंधु जो ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र था, उस नदी तंत्र की बात हो रही है, जिसे शिवालिक भी कहा जाता था। ध्यान रखना, उसका दूसरा नाम क्या था? शिवालिक भी था। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ये नई चीजें हैं। शिवालिक नदी कौन सी थी? ठीक है, शिवालिक नदी किस तंत्र को कहा जाता था? तो जो ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र था पहले का, सिंधु ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र, ठीक है, उसको शिवालिक नदी भी कहा जाता था। अब देखिए उसकी उत्पत्ति कहां से थी? असम के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई सुलेमान किर्थर श्रेणियों तक जाकर यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती थी। ये पहले की बात है कि जब ये सिंधु ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र था तो ये कहां से निकलता था? ये असम के उत्तरी पूर्वी, ठीक है, अगर अपन बात करें असम के उत्तरी पूर्वी तंत्र की, उत्तरी पूर्वी जगह होगी असम की, ये मान लीजिए यहाँ, ठीक है, मैप पर देखिए आप, यहाँ होगा असम का उत्तरी पूर्वी जो स्थान है असम का, वो यहाँ से ये नदी, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से ये नदी निकली है इस हिमालय से, और ये पश्चिम की ओर बहती हुई, हिमालय के समांतर ये पश्चिम की ओर बहती हुई सुलेमान किर्थर श्रेणियों से, ठीक है, कि सुलेमान किर्थर श्रेणियों तक जाकर फिर दक्षिण में घूमी है, दक्षिण में, और फिर ये अरब सागर में मिल गई। कभी न कभी भूगोल शास्त्रियों का क्या कहना है कि कभी न कभी जो सिंधु ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र था वो असम के जो उत्तरी पूर्वी भाग का हिमालय क्षेत्र था वहां से निकली थी, और यह इस प्रकार से हिमालय के समानांतर चलती हुई पश्चिम की ओर सुलेमान किर्थर जो श्रेणियां हैं वहां से दक्षिण में घूमकर अरब सागर में गिर जाती थी। ये बात हुई है सिंधु ब्रह्मपुत्र की बहुत समय पहले की, ठीक है। अब आगे देखिए, बाद में भौगोलिक यानी भूगर्भिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप भूगर्भिक घटनाएं हुई, और उनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इंडो ब्रह्म या फिर जो शिवालिक नदी थी उसका उत्तरी पश्चिमी भाग तो सिंधु के रूप में, ठीक है, कौन सा? उत्तरी पश्चिमी भाग तो सिंधु के रूप में जो कि आज बह रही है, तथा पूर्वी भाग जो था वो ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के रूप में अलग हो गया। क्या बताया जा रहा है यहाँ भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा कि यहाँ पर मैप पर आइए एक बार फिर से, यहाँ जो नदी असम से निकल रही थी और पश्चिम की तरफ जा रही थी, ये नदी काफी दिनों बाद जब यहाँ भूगर्भिक हलचलें हुई, भूभाग बीच में से ऊंचा उठा, तो यह आपको पता है कि यहाँ पर तिब्बत पर्वत है और यहाँ कुछ जो मानसरोवर झील है, ठीक है, राक्षस झील है, यहाँ झीलें हैं, और वहां से नदियां, ठीक है, असम से न निकलकर यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और एक नदी तो सिंधु तंत्र के रूप में ये इधर अरब सागर में आ गई, और दूसरी ब्रह्मपुत्र के रूप में ये इस तरफ पूर्व की तरफ आकर अरब सागर में चली गई, ठीक है। देखा आपने कि किस प्रकार नदी पहले कौन सी दिशा में बह रही थी और कहां से यह निकल रही थी, और आज वो ही नदी चेंज होकर दो नदियों के रूप में अलग अलग दिशाओं में किस प्रकार, ये किसका कमाल है? ये भूगर्भिक हलचलों का कमाल है, ठीक है। ये वास्तविकता है, ज्योग्राफी में कुछ भी ऐसे यूं ही नहीं पढ़ाया जाता, संभावना व्यक्त नहीं की जाती, यहाँ जो भी है वो साइंटिफिक है, ठीक है। ये वह है, ये भूगर्भिक हलचलों से ऊंचाई बढ़ रही है। आपको पता होगा कि हिमालय आज भी लगातार अपनी ऊंचाई बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ेगी, फिर से हो सकता है कुछ दिनों बाद आज जो नदियां हम देख रहे हैं, जिस लोकेशन में, जिन स्थानों पर आज जो नदियां बह रही है, हो सकता है कुछ समय बाद वो भी
जगह है वो चेंज हो जाए। तो ठीक है, इसी प्रकार ये सरस्वती नदी का प्रवाह भी कालांतर में लुप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, सरस्वती नदी जो कि अभी क्या है, भूगर्भिक नदी है, ये हमारे सामने ऊपर जो स्थल भाग पर नहीं बह रही है, ये आंतरिक नदी है। तो उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि इसी प्रकार सरस्वती नदी भी कभी यहाँ से बहती थी, बट अब जो है वो भूगर्भिक हो गई है, यानी पृथ्वी के अंदर से बह रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, कुछ नदियां ऐसी होती है जो आंतरिक बहती है, ठीक है, और वो नदी भी कुछ इन नदियों के साथ में ही अरब सागर में आकर गिरती थी। सिंधु नदी जो तंत्र है उनकी तरह ही उनके दक्षिण में उसका प्रवाह तंत्र आज भी आंतरिक रूप से पृथ्वी में बह रहा है। ये हो गया। ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी के बारे में भी बताया गया है कि इन नदियों ने तो पिछली 2 शताब्दियों की ही बात हो रही है कि पिछली जो 2 शताब्दियों है, यानी पीछे के जो 200 वर्ष हैं, उनमें भी अपने मार्ग में कई बार परिवर्तन किए। ठीक है, हो गई ये बातें कि मार्ग परिवर्तन किस प्रकार करती है नदियां और क्या वास्तव में करती है क्या, तो आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो टॉपिक है अपना इसमें, वो है जल विभाजक। क्या होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं क्या होता है जल विभाजक। देखिए, सिंपल सी अगर हम बात करें, कॉमन सी, तो बात यह है कि विभाजक यानी जल को बांटने वाला कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा ऊंचा भूभाग क्षेत्र जो कि अपने भूभाग से आसपास के से थोड़ा सा ऊंचा हो, और वो वहां पर निकलने वाली नदियों के अफवाह क्षेत्र को वितरित कर रहा हो, बांट रहा हो अलग अलग दिशाओं में, उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक। ठीक है, तो देखिए, किसी भी प्रदेश का जल प्रवाह को विशिष्ट दिशाओं में विभाजित करने वाले क्षेत्र को बोलते हैं जल विभाजक। आइए इस मैप पे आइए, आपको मैं दिखाती हूं मैप में। यह है, इसमें देखिएगा आप, देखिए जल विभाजक आपको दिख रहा होगा यहाँ साफ, जल विभाजक। और ये जो है हिमालय पर्वत से स्टार्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है जल विभाजक। ये हिमालय पर्वत को काटते हुए ये राजस्थान में आया, और राजस्थान में यूं घूमकर एमपी की तरफ, विंध्याचल पर्वत की तरफ, नर्मदा ताप्ती को अरब सागर में लाते हुए ये फिर सह्याद्री के निकट आते आते, यानी कि पश्चिम तट की ओर बहते बहते ये तमिलनाडु तक चला जाता है। यह है हमारे देश की जल विभाजक रेखा, ध्यान में रखना। अब इसके पश्चिम का तो जो एरिया है, इसके पश्चिम की अगर हम बात करें तो यहां से लेकर, यानी यहां जो ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकल रही है, वहां से लेकर कंप्लीट आप बात करें इस तरफ की, तो यहां से जो नदी निकली है वो तो अपना जल डालेगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और इस जल विभाजक के पश्चिम की तरफ, ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र था? पूर्व की तरफ वाला। और जो पश्चिम की तरफ जो भी नदी निकली है वो अपना जल ले जाके डाल रही है, जैसे कि यहाँ नर्मदा ताप्ती है, ये सब नदियां डाल रही है अपना जल कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, ये रहा अरब सागर। तो ये है हमारे देश की जल विभाजक रेखा, जो कि हिमालय से स्टार्ट होकर, देखिए हिमालय से स्टार्ट होकर उत्तराखंड होती हुई ये राजस्थान में, और राजस्थान में ये विंध्याचल पर्वत में नर्मदा ताप्ती को बचाते हुए बीच में ये पूर्व की तरफ गई है काफी, यानी नर्मदा और ताप्ती जो यहाँ से निकलती है वो अरब सागर में आती है, और फिर ये पश्चिमी तट के सहारे सहारे तमिलनाडु तक जाती है। इसके जो पूर्व की नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल रही है, और पश्चिम की साइड में जो भी नदी निकल रही है वो अपना जल अरब सागर में डाल रही है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है अलग से, इसके लिए डाला हुआ है अंतः प्रवाह क्षेत्र, दिख रहा है। ये क्या है अंतः प्रवाह क्षेत्र? ये है हरियाणा
राजस्थान वाला कुछ पार्ट, राजस्थान में अगर हम बात करें तो जयपुर के आसपास का जयपुर सीकर वाला जो एरिया है यह अंतः प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ नदियां बाहर दिखाई नहीं देती, बाकी पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर बहती है। ठीक है, इसको अंतः प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। यह एरिया राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में आता है। कौन सा राजस्थान? राजस्थान उत्तरी पूर्वी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो मैप में देख लिया। अब बात करें, जल विभाजक की बात कर ली हमने, तो आइए, खंडित रेखा जल विभाजक रेखा है, यानी जो अभी मैप में देखा है हमने। और भारत की बात करें, भारत को 3 प्रमुख जल प्रवाह क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्र हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से? अरब सागर का प्रवाह क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र और अंतः प्रवाह क्षेत्र, जैसा कि अभी हमने राजस्थान के बारे में बात की थी। ये 3 प्रकार के प्रवाह क्षेत्र हो गए भारत में, अरब, बंगाल और अंतः प्रवाह क्षेत्र। यह जल प्रवाह रेखा हिमालय के निकट से मानसरोवर झील से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, मानसरोवर झील, जहां से 2 बड़ी नदियां निकल रही है। कौन कौन सी? सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये जो जल विभाजक रेखा है वो हिमालय के निकट मानसरोवर झील से स्टार्ट होकर कामेत पर्वत होती हुई शिमला के पूर्व से अरावली के साथ साथ उदयपुर तक जाती है। और फिर यहाँ से दक्षिण में इंदौर के निकट यह जल विभाजक रेखा नर्मदा ताप्ती घाटियों को अरब सागर प्रवाह क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए पश्चिमी घाट के सहारे सहारे कन्याकुमारी तक चली जाती है। इस रेखा के जिस ओर का जल अरब सागर में प्रवाहित होता है, वही बातें जो कि चर्चाएं हमने ऊपर कर ली। ये देखिए, यह है नदी तंत्र। अगर आपको अच्छे से दिख रहे हैं तो देखिए आप, ये जो लाइट ब्राउन है, यह है लाइट ब्राउन, ये सिंधु नदी तंत्र है, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज 5 नदियों का संगम है ये। और यह इधर ब्रह्मपुत्र नदी, ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और लाइट जो गंगा वाला है, ये देखिए आप, लाइट ब्राउन, ये गंगा नदी तंत्र, जो कि यहाँ तक मध्य भारत तक कर्क रेखा के ऊपर का जो पूरा एरिया कवर कर रहा है, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, और इस तरफ ये ग्रीन आपको दिख रहा है राजस्थान में, यह है लूनी नदी तंत्र। ठीक है, लूनी नदी तंत्र बहाव क्षेत्र, मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है वो दिख रहा है आपको। ये जो पिंक है वो है साबरमती, और साबरमती के नीचे जो ब्राउन है वो माही। ठीक है, और ये नर्मदा, फिर से ग्रीन नर्मदा, और ये जो ब्लू है लाइट ब्लू, ये ताप्ती, और ये पर्पल जो है बीच में एकदम मध्य में, वो है गोदावरी नदी तंत्र। कौन सा? गोदावरी नदी तंत्र, ये देखिए। और इस तरफ देखिए, ये जो है थोड़ा डार्क पर्पल जो है ये महानदी, और ऊपर जो रेड है ब्राह्मणी, और उससे ऊपर जो ग्रीन लाइट है वो है सुवर्ण रेखा नदी तंत्र। ठीक है, इनका ये बहाव क्षेत्र है अलग अलग नदियों का। अगर बात करें इधर अपन येलो की, तो यह है कृष्णा नदी का बहाव क्षेत्र, और फिर ब्लू ये पेनूर, ये पोनाइयार, और ये है कावेरी, और लास्ट में जो दक्षिणतम है वो है वैगई नदी का बहाव क्षेत्र। ठीक है, ये कौन है? वैगई नदी का बहाव क्षेत्र। इस प्रकार ये अलग अलग नदियों का इस मानचित्र में नदी तंत्र जो बहाव क्षेत्र है वो हमें दिखाया गया है। इधर बात करें हम पूर्वांचल की तरफ, तो ऊपर जो ये ब्राउन है, डार्क ब्राउन, ये तो ब्रह्मपुत्र वाला आ ही गया, और नीचे वाला जो ये है ग्रे कलर सा दिख रहा है आपको, ये सूरमा नदी का प्रवाह तंत्र है। कौन सी नदी है? सूरमा। ठीक है, ये हो गया मैप। अब आगे बढ़िए। यहाँ अगर हम बात करें तो बात हो रही है कि वही जो हमने बात की है कि अरब सागर में चला जाता है पूर्व वाला तो, और जो पश्चिम वाला तो, और जो पूर्व वाली जो नदियां हैं वो बंगाल खाड़ी में अपना प्रवाह क्षेत्र करती है। ठीक है,
और जो राजस्थान के उत्तर मध्य भाग का हमने अभी देखा था ना, कौन सा, राजस्थान का उत्तर मध्य भाग का जो कुछ क्षेत्र है वो एक ऐसा है जो कि खुले में किसी भी समुद्र में नहीं अपना प्रवाह कर रहा है। ठीक है, इसे अंदर यानी पृथ्वी के अंदर चल रहा है, धरातल के अंदर, अतः अंतः प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस प्रवाह तंत्र को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन से हैं ये 3 मुख्य भाग, देखिए जरा। हिमालय प्रवाह तंत्र यानी उत्तरी भारत की नदियां, प्रवाह है प्राय द्वीपीय प्रवाह तंत्र यानी दक्षिण भारत की नदियां, और अंतः प्रवाह तंत्र। ठीक है, कितने हो गए, 3। कौन कौन से, हिमालय प्रवाह तंत्र, प्राय द्वीपीय प्रवाह तंत्र और अंतः प्रवाह तंत्र। ये भौगोलिक दृष्टि से, अगर बात हम भूगोल की करें तो भौगोलिक दृष्टि से इन 3 भागों में इनको बांटा गया है। अगर बात करें हम हिमालय प्रवाह तंत्र की, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब हिमालय प्रवाह तंत्र। तो देखिए, भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। अगर भारत की अधिकतर नदियों की बात की जाए तो हिमालय पर्वत से निकलती है, और ये नदियां नित्यवायी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से जो नदी निकल रही है वो नित्यवायी है। क्यों, इसकी वजह साफ है कि ये बर्फ से पिघलकर जो पानी है आ रहा है, उससे बन रही है ये नदियां। तो बर्फ तो हिमालय पर्वत पर हमेशा वो कोई मौसम नहीं देखती, बनती रहती है, पिघलती रहती है, बनती रहती है, पिघलती रहती है, और उसी से निकलकर ये नदियां आ रही है। तो ये नदियां नित्यवायी होनी ही है, क्योंकि शुष्क काल में भी हिम का जल पिघलता रहता है। अब देखिए आप, इन नदियों को 3 प्रवाह क्रमों में भी विभाजित किया जा रहा है। 3 प्रवाह क्रम कौन से हैं, सिंधु, कौन को, हिमालय प्रवाह तंत्र की जो नदियां थी उनको 3 प्रवाह क्रमों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 3 प्रवाह तंत्र कौन से हुए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंधु अपवाह की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियां देखना ध्यान से, किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और जो सिंधु नदी तंत्र वाली जो नदियां हैं उनका तो क्रम भी पूछते हैं, किस प्रकार, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो आप मैप में अच्छे से देखिएगा, ये जो क्रम है यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी और चिनाब व झेलम, यह है उत्तर से दक्षिण का क्रम, ध्यान रखना। ठीक है, सिंधु, उसके बाद में फिर सतलज, यह है दक्षिण। सिंधु तो सबसे उत्तर की है, आप जानते ही होंगे, और जो ये सहायक नदियां है ये दक्षिण से उत्तर दी हुई है, ध्यान रखना। सबसे नीचे यानी दक्षिण में सतलज, उसके उत्तर में व्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, और फिर सबसे ऊपर झेलम, और सबसे ऊपर उसकी मेन मुखिया कौन, सिंधु। ठीक है, इस प्रकार से ये जो 4 सहायक नदियों के साथ ये 5 नदियों का जो संगम है वो बन रहा है सिंधु अपवाह तंत्र में। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, कौन सी का कम है और कितना है, ये भी ध्यान। देखिए, लगभग 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र, कंप्लीट जल ग्रहण क्षेत्र है सिंधु अपवाह का। उसमें से भारत में कितना है वो देखिए, क्योंकि हमारे तो काम की चीज ये है ना। तो 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर अपने देश का क्षेत्र पड़ता है इन नदियों का। ठीक है, शेष जो है पाकिस्तान में चला गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आगे बढ़िए, भारत इसके 42 लाख घन मीटर जल का उपयोग करता है, ये भी हमारे काम की बात है, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कितना, 42 लाख घन मीटर जल। अगर हम ऊपरी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है कि कहाँ से होकर जा रही है ये नदियां, सब जम्मू कश्मीर से होकर। ठीक है, अपने जो ऊपर के स्टेट हैं, उत्तर की तरफ के जो स्टेट हैं वहां से होकर निकल रही है। तो ऊपर जो ऊपरी प्रवाह क्षेत्र है वो भारत में है, और उसके बाद जो निचला प्रवाह क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। इसका
इस क्रम की सभी नदियां अपने ऊपरी घाटियों में गार्ज बनाती है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। गार्ज बनाते हुए ये घाटियों में चलती है, दो दो पर्वत ऊंची चोटियों के बीच में जो घाटी होती है वहां गार्ज यानी खूब गहरी करती जाती है उन घाटियों को और निकलती है, ठीक है। सतलज नदी, अब यहाँ ध्यान देना आप, सतलज नदी के बारे में कुछ विशेष दिया हुआ है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट जो राक्षस ताल है वहां से निकलकर पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद यह पंजाब में रोपड़ के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और वहीं पर इस नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले तो सतलज जो नदी है वो निकली कहां से, मानसरोवर झील के निकट जो राक्षस ताल है। देखना स्टूडेंट्स, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सतलज नदी निकलती है, मानसरोवर झील भी ऑप्शन में था और राक्षस ताल भी ऑप्शन में था, तो आपको क्या करना है वहां राक्षस ताल, ठीक है। राक्षस ताल से निकलकर फिर ये यहाँ होती हुई आती है और जो भाखड़ा बांध है ना वो इसी नदी पर है, किस पर, सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है, सतलज नदी पर, ध्यान में रखना। अब आया गंगा अफवाह, तो इसका कुल अफवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि सिंधु का काफी ज्यादा था, कितना, 11.5 के लगभग, और गंगा का 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये जो 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है ये कंप्लीट अपने देश में है, भारत में, जबकि उसमें से तो हमें सिर्फ 3.25 ही मिल रहा था, ठीक है, 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर ही मिल रहा था। बाकी यहाँ तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो कंप्लीटली अपना ही है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जो कि हम सब जानते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जलधाराएं मिल जाने के कारण गंगा नदी बनती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नामक छोटी नदियां हैं, ये दोनों मिलकर आगे फिर गंगा नदी कहलाती है और हरिद्वार के निकट ये नदी है जो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए इनकी सहायक नदियां ध्यान में रखना। विंध्याचल पर्वतों से निकलकर जो चंबल, बेतवा, केन आदि अपनी सहायक जो नदियां हैं उनके सहित यमुना इसमें मिलती है। यानी बात क्या हो रही है यहाँ, इस लाइन के माध्यम से हमें ये पता लग रहा है कि जो चंबल, बेतवा, केन, ये जो 3 नदियां हैं किसकी सहायक है, गंगा की या यमुना की? ये नदियां सहायक है यमुना की। ये यहाँ जो ज्योग्राफर्स हैं उनका ये कहना है कि जो चंबल, बेतवा, केन है वो सब यमुना अपने साथ लेते हुए ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। बात आगे करें तो यमुना जो नदी है वो इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलती है। क्या इलाहाबाद का नाम अभी भी इलाहाबाद है या चेंज करके कुछ अलग कर दिया? अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। जो संगम या प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी कहाँ मिल रही है गंगा नदी में? इलाहाबाद के निकट, जो क्या कहलाता है, संगम या फिर प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना। उत्तर की बात करें तो जो सहायक नदियां हैं वो सबसे पहले कौन मिलती है, रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से सोन आदि नदियों को मिलाकर गंगा जो है वो फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का जो समझौता हुआ था, अगर आपको पता है तो बांग्लादेश और भारत के बीच में फरक्का जल समझौता हुआ था, उस फरक्का की ही बात कर रहे हैं, फरक्का बांध की, कि वहां पर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वहां पर इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से बुलाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह ब्रह्मपुत्र में मिलकर डेल्टा बनाती है और
कोसी नदी में मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की घटनाएं अक्सर देखे जाने से होने से यहाँ काफी जनधन की हानि होती है, अतः इसे बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब जो कोसी नदी है वो अपना बार बार मार्ग परिवर्तन कर रही है और बाढ़ की घटनाएं भी इसमें अक्सर देखी जाती है, इसलिए कोसी नदी को बंगाल का बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, आगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की बात करें तो देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है। कहाँ से? कैलाश पर्वत से। मानसरोवर झील के निकट ही कैलाश पर्वत है, यानी कैलाश पर्वत पर ही मानसरोवर झील है। तो निकलकर पूर्व में बहती हुई, ये पूर्व की तरफ बहेगी, पूर्व में बहती हुई हिमालय के पूर्वी छोर तक जाती है, जहां इसे सांपो नदी कहते हैं। सांपो या सांगपो नदी कहा जाता है चीन में किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, यहां से अगर हम यहाँ से ये नदी दक्षिण तथा फिर पश्चिम में मुड़कर ये नदी असम में बहती हुई बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो सांगपो जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये चीन में बहती हुई अपने अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ जो चोटी है वहां से दक्षिण की तरफ घूमती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में घूम जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से बोला जाता है। उसके बाद में जो सादिया नामक स्थान है वहां पर ये असम में प्रवेश करेगी और असम में फिर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कई सहायक नदियां हैं, ध्यान में रखना कौन कौन सी? दिवांग, लुहित आदि तो इसके विपरीत साइड से आकर मिलती है। ध्यान में रखना, विपरीत दिशा से आकर मिलने वाली नदियां दिवांग और लुहित। और अब देखिए आप, दाहिने किनारे और बाएं किनारे की बात हो रही है, ध्यान रखना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अमुक नदी के दाहिने किनारे से कौन सी नदी मिल रही है और बाएं किनारे। अगर अपन बात करें ये ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र का जो लेफ्ट हैंड है, यानी अब अपने लेफ्ट हैंड की बात करें, दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की बात हो रही है यहाँ, तो दाहिने तरफ से कौन कौन सी? एक तो भारेली, सबनसिरी, मानस आदि 3 जो नदियां हैं ये राइट हैंड की तरफ से आ रही है, यानी हिमालय की तरफ से, उत्तर की तरफ से आ रही है। ओके, और अगर लेफ्ट हैंड की बात करें दाहिने तरफ से, तो दिवांग, लुहित, कपिली, धनसिरी और बुरी दिहांग आदि ये जो नदियां हैं बाएं किनारे से आकर मिल रही है। तो इसके प्रवाह में मिट्टी की भी बहुत अधिकता होती है। आप जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लाती है, और जब कभी प्रवाह कम होता है तो वह जगह जगह रोक देती है उस मिट्टी को, और उससे बनते हैं अनेक टापू, जैसे कि माजुली का द्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार ये नदियां हो गई, और डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का अलग अलग जल धाराओं में बढ़ जाने के कारण बहुत सारे नाम हैं, ये भी देख लीजिएगा आप। और इस प्रकार ये हो गया हमारा हिमालयी प्रवाह तंत्र। अगले वीडियो में कर लेंगे हम प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र। आज इतना ही, तो ठीक है, धन्यवाद।